हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी बीजा ट्यूटोरियल क्लासेस। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का 13 लेक्चर है। अभी तक 1 से 12 तक अपलोड हो चुका है। जो भी बच्चे नहीं देखे वो जाके पहले देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर पड़ा है, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, एसएसटी का लेक्चर। और साथ ही साथ यहाँ पे मैट का भी क्लासेस चलता है, रीजनिंग का सर करवाते हैं, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। डेली उनका लाइव क्लासेस आई थिंक 2 बजे होता है, आप एक बार देख लीजिएगा। वहाँ से आप रीजनिंग कर लेंगे। वो रीजनिंग एक अच्छे लेवल के कराते हैं। ये नहीं कि आप एनटीएससी के कर रहे हैं तो तभी आप करें, किसी भी क्लास के बच्चे कर सकते हैं। तो मेट का भी क्लासेस होता है, रीजनिंग का स्पेशली कराया जाता है, वो सर कराते हैं अच्छे से। तो आप वहाँ से रीजनिंग का भी देख सकते हैं। उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और बहुत प्रीवियस क्वेश्चन भी अपलोड हुआ है एनटीएससी का और भी अदर चीज़ का। तो आप रीजनिंग का वीडियो देख सकते हैं और एसएसटी के लिए आप प्लेलिस्ट बना है, उसका आप देख सकते हैं एनटीएससी के लिए। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रेसिडेंट क्या होते हैं? एक नॉमिनल होते हैं। नॉमिनल के मतलब नाम नाम के होते हैं बस। ठीक है, ये क्या करते हैं, मान लीजिए कोई अगर बिल पास हो जाता है तो उनको उन पे अपना सिग्नेचर दे देते हैं तो एक्ट बन जाता है। तो ये नॉमिनल हेड होते हैं और इन्हें कहा जाता है, जैसे हेड, अगर स्टेट का हेड कौन होते हैं तो प्रेसिडेंट। तो स्टेट ऑफ हेड होते हैं प्रेसिडेंट। ओके बच्चे, तो प्रेसिडेंट क्या है, हमारे नॉमिनल हेड होते हैं। और राज्य का अगर पूछा जाए हेड कौन है तो आपके प्रेसिडेंट। अगर यही आपसे पूछा जाएगा गवर्नमेंट का हेड कौन है, तो गवर्नमेंट का हेड कौन है, आपके पीएम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और ये क्या होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव इन्हें कहा जाता है, रियल हेड होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, प्रेसिडेंट आपके नॉमिनल हेड। तो अभी पूछा जा रहा है प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। तो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, हमारे श्री रामनाथ कोविंद। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ पे इमेज लगाए हुए कि सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ ये 1950 से 1962 तक रहे। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर ये आपसे पूछा जाएगा, कभी क्वेश्चन आ गया कि सबसे प्रथम उप मुख्य उप प्रेसिडेंट कौन थे, यानी वाइस प्रेसिडेंट, आपसे पूछा जाएगा सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, यानी वाइस प्रेसिडेंट। ये भी पूछा जा सकता है कि इनके ही जन्मदिन पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए। उसके बाद से कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद ब्राह्मण गिरी। उसके बाद जाकिर हुसैन। ठीक है उसके बाद से कौन है, रामास्वामी। उसके बाद शंकर दयाल सिंह, के आर नारायण। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम देख ही रहे, इनके बारे में तो आप सुने होंगे, बहुत अच्छे अच्छे कोट लिखे हुए हैं, इनका स्टोरी गजब का है। उसके बाद प्रतिभा देवी पाटिल। अब देखिए यहाँ पे कोई लेडीज नहीं है ना, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसी लेडीज है, मतलब सबसे प्रथम राष्ट्रपति लेडीज में कौन थी, तो आपका प्रतिभा देवी पाटिल। देखिए कोई लेडीज नहीं है ना, तो यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमारे प्रणब मुखर्जी। उसके बाद रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद कब बने हैं, 2017 में बने हैं और अभी तक है 3 लाख। ठीक है, ये देखिए जाकिर हुसैन कॉलेज है ना, इस कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया है। बहुत अच्छा कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जाकिर हुसैन कॉलेज। ओके बच्चे, तो देख लीजिए इमेज से जुड़ी ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, हाँ देखिए ये क्वेश्चन ना किसी स्टूडेंट का डाउट था, आई थिंक उनका नाम मालवीय करके है। हाँ, तो ये डाउट था, तो हमने उनको कमेंट भी किया था कि हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। तो देखिए जो भी आपको डाउट होगा ना, आप बताइएगा। बताएंगे तो क्या करेंगे, हम जो भी नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें उसको क्लेरिफाई कर देंगे, उसको बता देंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो जैसे इन्होंने, इनका डाउट ये था कि सर जो आप, मैंने इनको बताया था कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हमने लेक्चर में बताया था। इन्होंने बताया नहीं सर डी भी हो सकता है। तो हमने बताया डी क्यों नहीं होगा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ये आपके इसमें 2 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन से, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ठीक है, तो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 पहले देख लेते हैं। चलिए
ये रहा आर्टिकल 23 है कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एनफोर्स लवर, यानी ह्यूमन बींग्स एनफोर्स लवर। देखिए प्रोविजन का मतलब ना मना करना, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो मना किया गया है किसी को भी फोर्स लेवल करने से, ठीक है। उसके बाद से देखिए प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एंड माइंस अंडर द एज ऑफ 14। देखिए 14 साल, यानी 14 साल, 1 साल से लेकर 14 साल को बच्चों को क्या काम नहीं करना है, किसी फैक्ट्री में काम नहीं करना है, किसी माइन में काम नहीं करना है, यानी खनन जो हम निकालते हैं, कोई हजार्डस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए उस घर का, मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, और आपका एक दुकान है, तो उस दुकान में जाके बच्चा आपका काम कर सकता है, क्योंकि वो तो अपना दुकान है ना, ठीक है, दुकान में काम कर सकता है। मान लीजिए शादी ब्याह का काम है, शादी ब्याह होता है, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को वेटर वगैरह बनते, तो वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम है ना। लेकिन हजार्डस फैक्ट्री यानी खतरनाक जगह वो काम नहीं कर सकता है, समझ गए। अब देखिए इस मासूम से बच्चा है, इनके हाथ में क्या है, फावड़ा है, कुदाल है, ठीक है। देखिए अभी इनका एज है क्या, ये मिट्टी उठाने का, गिट्टी उठाने का, या ये देखिए पकड़ रखा है, तो इन लोगों का एज क्या है अभी, पढ़ने का, हाथ में कलम पकड़ने का। अगर इनसे आप काम करवाएगा तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही तो कल आने वाले दिन के फ्यूचर के भविष्य बनेंगे, यही तो बनेंगे ना। तो ये है, ये काम करने के लिए मना किया गया, ये काम करने के लिए मना नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, अपना दुकान किया है, उसके पापा मम्मी वहां पे जाके काम कर रहे, तो उसके लिए मना नहीं है, वो तो उसका अपना दुकान है ना, समझ गए बच्चे। तो हजार्डस चीजों को करने के लिए मना, मान लीजिए कुदाल लिया है, कहीं इसका हाथ ही कट जाए, भगवान ऐसे ना करे, कहीं पैर ही कट जाए, तो क्या इनका फ्यूचर तो खराब हो जाएगा। तो ये चीज करने के लिए मना किया गया है, समझ गए। ये आर्टिकल 14 के अंदर आता है, ठीक है, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का फंडामेंटल। अब देखिए ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन फैमिली बिजनेस। हाँ यार, फैमिली बिजनेस है, बताए ना, दुकान उकान में तो काम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें पूछा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो इसके अंदर नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा। फिर लिखा है बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हजार्डस ऑक्यूपेशन। हाँ, हजार्डस मतलब खतरनाक, खतरनाक जगह काम नहीं कर सकता है। तो ये आर्टिकल किसको फॉलो करेगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को फॉलो करेगा। फिर यहाँ क्या लिखा है बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज वर्किंग ऑन फैमिली फार्म्स। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ खेत ज्यादा है, तो आपके जो बच्चे हैं, आपके भाई बहन है, वो तो काम कर ही सकते हैं ना, उसमें आलू वगैरह रोपना होता है तो वो तो हेल्प कर ही सकते हैं, गेहूं काट ही सकते हैं, तो वो सब करने के लिए मना नहीं है। लेकिन हजार्डस चीजों में काम करना मना है, समझ गए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, मालवीय। अब याद रखिएगा, जो भी डाउट होगा पूछिए, पूछेंगे, देखिए पूछते वही इंसान है जो पढ़ते हैं, जो पढ़ेंगे ही नहीं वो क्या उनको डाउट आएगा, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको डाउट है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू पूछने के लिए। ओके, पढ़ते रहिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ सिटीजनशिप। किस पार्ट में सिटीजनशिप को डील किया गया, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। आप कब भारत के नागरिक बन जाओगे, जब 18 साल के हो जाओगे। 18 साल का हो जाओगे तो आप वोट दे सकते हो, यानी आपको क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल सफरेज। बताया हो ना, यूनिवर्सल सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल कॉमन, ये सारा चीजें मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये किस पार्ट में आता है, चलिए ये चारों पार्ट के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। पार्ट 1 में क्या आता है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में आपके क्या आता है, सिटीजनशिप, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी सही। पार्ट 3 में क्या आता है आपके, फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में क्या आता है आपका, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 ए में क्या आता है आपका, फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 5 में क्या आता है आपका, सेंटर का जितना भी काम होता है वो सारी चीजें आता है। जैसे सेंटर के काम के मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए सेंटर में आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या क्या काम करता है, वो सारी चीजें इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इससे जुड़ी ये सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है बच्चे। तो अगर मान लीजिए ये सब याद कर लेने से क्या फायदा होता है, जैसे मान लीजिए पार्ट 1 याद कर लिए, पार्ट 2 याद कर लिए, पार्ट 3, पार्ट 4,
पार्ट 4A इतना ही याद कर लेंगे ना, पार्ट 5 नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, क्योंकि पार्ट 4A तक ही ज़्यादातर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो जितना पूछा जाता है ना हम उतना ही बताते। देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें बताने के लिए मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमें बताने में, लेकिन मैं बता दूंगा ना तो आप लोगों को लगेगा वही इंपॉर्टेंट है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी हमको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ना है, हम एग्जाम को देखते हुए पढ़ाते हैं। आपको वही चीज़ पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है। नहीं तो देखिए नॉलेज लेने के लिए ना पूरा आप मतलब कितना भी पढ़िएगा ना कम ही है, समझ रहे बच्चे। तो आप वही चीज पढ़िए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, ना कि फालतू चीजें पढ़ना है हमें। वही बच्चे सफल होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, स्मार्ट स्टडी। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो वो फालतू वाले चीजें वाला धंधा नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो ये लिख लीजिए, आपका आंसर नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपका वोटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सॉरी, नेशनल वोटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए नेशनल वोटर डे आपका किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 25 जनवरी को। या ऑप्शन नंबर बी सही हो। अब थोड़ा इसके बारे में जानिए। देखिए यहाँ इमेज लगा दी है नेशनल वोटर डे का। जैसे जो भी बच्चे वोट डालने जाते हैं ना, जो भी एडल्ट, मतलब बच्चे नहीं एडल्ट, जो 18 साल के हो जाते हैं एडल्ट कहा जाता है। तो देखिए ये वोट देकर आते हैं ना, तो यहाँ एक निशान लगाया जाता है ऐसे करके ब्लैक से, ठीक है। तो वोट देके चले जाते हैं, ये नेशनल वोटर डे। अब देखिए नेशनल वोट देने का बहुत सारा फायदा है। देखिए वोट देने से क्या होता है, वोट फॉर डेवलपमेंट। आप वोट देंगे तभी तो आप किसी को इलेक्ट करेंगे। अब जब उनको आप चुन लेंगे, जैसे मोदी जी को आप चुनाव किए हैं, आप डायरेक्ट तो नहीं किए, इनडायरेक्टली हुआ है उनका चुनाव, ठीक है। तो वो क्या किया, आपके लिए डेवलपमेंट ला रहे, स्कीम ला रहे, अच्छे अच्छे चीजें। तो वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर फ्यूचर। वोट करते हैं तो आपका फ्यूचर अच्छा होता है। वोट फॉर बेटर इंडिया, अगर डेमोक्रेसी है, आप वोट कर रहे हैं तभी तो आपका इंडिया अच्छा होता है। देखिए अगर आप कोई भी बच्चा अगर 18 साल का हो जाता है ना, तो वोट दे। वोट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एक वोट से ना जीत या हार हो सकता है किसी इंसान की। एक स्टोरी में बता रहा हूँ, हुआ क्या था, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस समय की बात है। एक मेरा दोस्त ही खड़ा हुआ था प्रेसिडेंट से, ठीक है। कॉलेज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराया जाता है। तो एक दोस्त खड़ा हुआ था और एक अगेंस्ट में खड़ा हुआ था। तो उसको मिला था, जो प्रेसिडेंट जीता था उसको मिला था 1780 वोट मिला था उसको। और जो मेरा दोस्त था उसको आया था 1779। एक वोट, एक वोट से उसने हार गया। तो एक वोट एक बच्चा नहीं गया था, हम ही लोग को दोस्त में उसका तबीयत खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो हम लोग का जो दोस्त था वो हार गया। देखिए एक वोट के मतलब ना बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो जो भी अगर एडल्ट हो जा रहा है उनको अवेयरनेस कीजिए। आप लोग यूथ है, आप लोग बताइए कि वोट का वैल्यू क्या होता है। आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता है इसके फायदा और घाटा, ठीक है। तो आप लोग अवेयरनेस लाइए, आप लोग फ्यूचर है हम लोगों के लिए, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। अब देखिए फॉरेन पॉलिसी क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे फॉरेन पॉलिसी का मतलब हुआ ना कि यूएसए से और इंडिया के बीच क्या क्या पॉलिसी है, ठीक है। इंडिया से पाकिस्तान का नाम ही हटा दीजिए, अफगानिस्तान, ठीक है, इजराइल, ठीक है, रसिया, ठीक है, यूके, इन सब के साथ क्या क्या पॉलिसी है, तो इनको ही कहा क्या क्या कहा जाता है, फॉरेन पॉलिसी। अभी हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, ठीक है बच्चे, ये याद रखिएगा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, फॉरेन पॉलिसी का मतलब समझ में आ गया। तो फॉरेन पॉलिसी किस आर्टिकल में आपका आता है, तो आर्टिकल 51 में, याद रखिएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ ना वो लोग आप याद करते जाइएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा इसके बाद आर्टिकल 60 है ना, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि पूछ सकता है। आर्टिकल 60 आता है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट होते हैं ना हमारे राष्ट्रपति, वो आर्टिकल 60 के द्वारा ओथ लेते हैं। ओथ मतलब शपथ, शपथ का नाम सुने हो ना। जैसे आप मूवी वूवी देखते हैं तो कहा जाता है कि मैं इस गीता पे कसम रख के बोल रहा हूँ कि मैं जो भी करूंगा सच करूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी है, ठीक है। मतलब ओथ लिया जाता है तो सच बताया जाता है कि हम अपने काम के प्रति निष्ठा रहेंगे, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। ये हो गया आर्टिकल 60। और आर्टिकल 50 के अंदर क्या आता है आपका, आर्टिकल 50 के अंदर आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, आपका कोर्ट, और एग्जीक्यूटिव, वो दोनों को अलग करता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 380 के तहत क्या आता है, प्रोविजन एज टू प्रेसिडेंट।
प्रोविजन एज टू प्रेसिडेंट। आर्टिकल 380 आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन, पंचायती राज इंक्लूड है। देखिए पंचायती राज कब आया था, किस अमेंडमेंट में, 73rd अमेंडमेंट में। कब आया था, 1992 में। किससे इसका इवोल्यूशन हुआ था, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, और ये सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कहाँ, किस स्टेट में, राजस्थान में। और किस डिस्ट्रिक्ट में, तो नागौर में। ठीक है बच्चे, तो पूछा जा रहा है कि आपका पंचायती राज किस में इंक्लूड है। तो मान लीजिए राजस्थान में आया, तो राजस्थान क्या है, आपका स्टेट है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेट लिस्ट। अब देखिए यूनियन लिस्ट क्या होता है, जिसपे कौन बनाता है लॉ, आपका सेंटर। कंकरेंट लिस्ट जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों बनाते हैं। स्टेट लिस्ट ओनली स्टेट बनाएंगे। रेजिडुअल लिस्ट का मतलब जो सेंटर, स्टेट और कंकरेंट तीनों में नहीं आता, उन्हें क्या कहते हैं, रेजिडुअल लिस्ट। ये तीनों किस लिस्ट में, किस आपके शेड्यूल में आते हैं, 7 शेड्यूल में। ठीक है, इससे जुड़ी ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज, ओके, ये भी आप लोग को शायद हम बताए हैं कि राज्यसभा का टेन्योर क्या है, बताया था मैं। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू। ठीक है, और एक और बताया था डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, हरिवंश, हरिवंश करके नाम था, आपको याद होगा। ठीक है, आपका टेस्ट लेने के लिए बता रहा हूँ, बताइए कौन से थे आपके डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का। ठीक है, तो राज्यसभा में क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन कभी ये भी आ सकता है कि क्या राज्यसभा को डिसॉल्व किया जाता है, यानी खत्म किया जाता है, समाप्त। जैसे मान लीजिए लोकसभा का हमेशा इलेक्शन ही होता है ना, राज्यसभा का हमेशा इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, 6 साल पर होता है। तो राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जाता, यानी खत्म नहीं किया जाता है, समझ गए। पर लोकसभा के हर 5 साल के बाद आपको पूरा वोटिंग कराया जाता है अच्छे से, पर राज्यसभा में नहीं, हर 2 साल पे आपको कराकर एक्सटेंड किया जाता है। तो इनका ऐसे टेन्योर होता है 6 ईयर्स। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा को डिसॉल्व किया जाता है, तो नहीं, लोकसभा को किया जाता है। ठीक है, इसका चेयरमैन कौन है, आपके वाइस प्रेसिडेंट। डिप्टी चेयरमैन बताइएगा आप, आपको बताए हुए हैं, बताइएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज रॉन्गली लिस्टेड एज अ एसेंशियल कंडीशन फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। अरे भाई एकदम आपको ये देखिए, बिहार में आया बच्चे, बिहार वाले बच्चे देखते रहिए। पूछा जा रहा है कि, एक बार हिंदी पढ़ लेते चलिए। लोकतंत्र के सुचारू कामकाज के लिए कौन से निम्नलिखित शर्त को गलत तरीके से अनिवार्य शर्त के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, देखिए आपके डेमोक्रेसी में क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है ना, तो यूनिवर्सल सफरेज, ये सही है। आपकी डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है उसमें कोई धांधली नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनॉरिटी रूल, इसको हटाइए अभी। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ अपोजिशन, आप जब इलेक्शन होता है तो उसमें मान लीजिए दो टीम तो बहुत सारे होते हैं, या तो एक टीम क्या होता है, विनर होता है, जीतता है, और एक होता है लूजर होता है। तो जीतता है जो, जिसे क्या कहते हैं, मेजोरिटी, और जो हारता है उसको क्या कहते हैं, माइनॉरिटी। तो जो हारता है वो क्या होता है, ऑपोजिशन। अभी हमारे लोकसभा में ऑपोजिशन कौन है, अभी तो कहा जाए तो कोई ऑपोजिशन है नहीं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस को ऑपोजिशन माना जाता है। ऑपोजिशन आने के लिए यार कुछ तो सीट होना चाहिए ना, पर आपके कांग्रेस का भी सीट लोकसभा में काफी कम है, काफी मेजोरिटी से बीजेपी जीत के आया है। ठीक है, तो ये प्रेजेंस ऑफ अपोजिशन भी सही हो जाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी सही हो जाएगा, यूनिवर्सल सफरेज भी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज, अभी आपका प्रेसिडेंट कौन है आपको बता ही दिए, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अच्छा ये देखिए, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कहाँ खड़े बैठे रहते हैं, सेंटर पे ना। सेंटर पे जब बैठे रहते हैं तो किसको देखभाल करेंगे, पार्लियामेंट को, ना कि स्टेट में जाके वो इंडल्ज करेंगे। इमरजेंसी के टाइम अलग होता है। तो आपके पूछा जा रहा है यहाँ पे ये चीज है, मतलब ये क्वेश्चन से हट के मैं बात किया। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है कि सेंटर में जो बैठे हैं आपके प्रेसिडेंट, वो पार्लियामेंट को देखभाल करेंगे। जब मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी लगेगा तो वो जाके इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके स्टेट में।
समझ गए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको करवाया हूँ मैं, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब शायद फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में करवाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बताया था ना। ये जो थे परमानेंट थे, और टेम्पोररी कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आपको बताया भी था ये वाला चीजें, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आपके टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब भीमराव अम्बेडकर कौन है, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बताया ना, सेंटर में आपके प्रेसिडेंट बैठे रहते हैं और स्टेट में कौन बैठा रहता है, गवर्नर। तो क्या चीज को देखभाल करते हैं, लेजिस्लेटिव का, जैसे वहां के स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर होता है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया हैज बीन मेड थ्रू। अब पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन है वो किस आर्टिकल में रखा गया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आर्टिकल 324 के तहत रखा गया है। अब देखिए ये तीनों का डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है हम उसको बताते हैं, नहीं रहता नहीं बताते, ठीक है। नहीं तो मान लीजिए हम बता देंगे ना तो आप सोचेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए सर बताए, तो जो इंपॉर्टेंट रहता है वही बताते हैं, ठीक है बच्चे। आपके इलेक्शन कमीशन कौन है, सुशील चंद्र, बताया ना, उसमें 3 मेंबर होते हैं, एक होते हैं आपके हेड, बाकी 2 ऐसे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ कैबिनेट अंडर प्रेसिडेंट सिस्टम्स आर, देखिए ये चीज हम भी आपको बताया ना, द मेंबर ऑफ कैबिनेट अंडर प्रेसिडेंट सिस्टम आर। देखिए प्रेसिडेंट कहाँ रहता है बच्चे, सेंटर में, अभी बताया आपको। तो सेंटर में रहता है तो किसका देखभाल करेगा, पार्लियामेंट का। तो अकाउंटेबल टू प्रेसिडेंट, अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। देखिए बताया ना, पार्लियामेंट में क्या होते हैं यार, लेजिस्लेचर होते हैं ना, जो लॉ बनाते हैं उनको ही तो बोलते हैं लेजिस्लेचर। तो अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटेबल टू प्रेसिडेंट नहीं होगा, अकाउंटेबल टू इलेक्टोरेट नहीं होगा, नॉट बी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ हमारा पूरा खत्म हो गया आज का जितना भी क्वेश्चन था, ठीक है बच्चे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और बार बार मल्टीपल टाइम क्या करेंगे, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करेंगे आप अपने आप को अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है बच्चे। और जो भी डाउट हो आप एक बार कमेंट करें, उनका हम नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही आएगा या कभी भी हमको ध्यान आएगा तो हम उसका रिप्लाई कर देंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। जैसे अभी मालवीय जी का क्वेश्चन था वो हमने बताया, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।